नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। मेरे दोस्त, आज का ये वीडियो काफी अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि साइंस पर्सन को आपके जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए साइंस जो पर्सन होता है उसको कवर करने के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साइंस में जो क्वेश्चन है उसको पूरी एनालिसिस करते हुए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो जितने भी बिहार में जितने भी परीक्षाएं होती है, वनडे एग्जामिनेशन जितना भी होता है, साथ ही साथ जो भी एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, जो भी चीजें होती है एग्जाम, जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्या बीपीएससी तैयारी 4 हो, वहां पर आपको ये वीडियो काफी हद तक मदद पहुंचाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो सारे क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए गए सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक, जो भी बिहार डीएलएड वाले हैं उनका भी एग्जामिनेशन डेट अभी कोई कंफर्मेशन हुआ नहीं है। उनका एग्जामिनेशन लगभग अप्रैल के लास्ट वीक के आसपास या सेकंड लास्ट वीक के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अभी नहीं होगा, अब एग्जाम आपका मार्च में तो होने से रहा। वैसे टीआरई 3 भी आने की प्रबल संभावना है, तो टीआरई 4 भी आने की प्रबल संभावना है, तो टीआरई 4 भी आएगी। बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन डेट आ चुका है, तो जितने भी ये सभी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए काफी अच्छा मदद पहुंचाने वाला ये वीडियो होगा। साइंस पर्सन को देखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम सीधा, बातचीत ज्यादा ना करते चलते हैं सीधे अपने वीडियो की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक है। मेरे भाई, मेरे बंधु, सबसे पहले आपको एक चीज याद होगा, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा था खाद्य श्रृंखला में, यूं तो इसको इमेज के तत्व हम लोग ले सकते। खाद्य श्रृंखला में आपने पढ़ा था कि खाद्य श्रृंखला में जो भी सबसे जो पहले होते हैं उत्पादक होते हैं। कौन से होते हैं? उत्पादक होते हैं। और फिर होता है उपभोक्ता। क्या होता है? उपभोक्ता। तो ये जो उत्पादक होंगी, इसमें सबसे अधिक जो संख्या होगी उत्पादकों की होगी। उसके बाद इसको जो खाने वाला उपभोक्ता होगा, यानी कि जो प्रथम उपभोक्ता होगा, उसकी संख्या सर्वाधिक होगी। ठीक है, प्रथम उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक होगी। जैसे देखिए कि इसको खाने वाला जो उत्पादक है पेड़ पौधा, यानी कि पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा खाने वाला कीट हो गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया, जो पेड़ पौधा खाता है। ठीक है, साथ ही साथ मनुष्य हो गया, क्योंकि अलग अलग अपना इसका खाद्य श्रृंखला चलता है। ठीक है, उसका जानवर हो गए जो सीधा इस पे पेड़ पौधा पर डिपेंडेंट होते हैं, तो ये चीज खाद्य श्रृंखला होता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, मछलियों का वर्ग नहीं, मछलियों का वर्ग इस पर पूरी डिपेंड नहीं होता है। ठीक है ना, सरीसृप का वर्ग बिल्कुल नहीं। कीड़े, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कीड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कीड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मनुष्य होता, कीड़ा नहीं होता तो मनुष्य हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर इसमें पेड़ पौधा होता, ठीक है ना, ये यानी कि पौधों का सबसे पूछता, तो यानी कि उत्पादक सबसे अधिक होता है, सबसे सर्वाधिक क्या होता है? उत्पादक होता है। ठीक है, इतना समझ गया। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी आपको हद तक मदद पहुंचेगी इस वीडियो से। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन मृदा प्रदूषण का, किस चीज का? मिट्टी के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जो मिट्टी प्रदूषित होता है उसका मुख्य कारण क्या है? रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग। रासायनिक खाद से होता क्या है कि आपका जो खेत है, हमारा जो खेत है, अगर उसमें रासायनिक पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है और जैविक खादों की मात्रा, यानी कि जैविक पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है, तो आपका खेत अनउर्वर हो जाता है, यानी कि उत्सर हो जाता है। उस खेत में आपका फसल सही से नहीं उगता है। ठीक है, तो वहां पर आपका खेत बर्बाद होता है, यानी कि मिट्टी आपकी क्या हो गई? प्रदूषित हो गई है। तो किसके कारण? तो रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग के कारण। किसके कारण? रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग कारण। और जैविक खाद के अधिक प्रयोग कारण क्या होता है? आपका खेत उर्वर होता है। आपका खेत कैसा हो जाएगा? उर्वर हो जाएगा। उर्वर हो जाएगा। ठीक है, आपका खेत कैसा हो जाएगा? उर्वर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग से क्या हो जाएगा? आपका खेत ऊसर हो जाएगा। ठीक है, अधिक क्या हो जाएगा? ऊसर हो जाएगा। सिंचाई करने से अगर अत्यधिक सिंचाई भी हो जाती है तो भी हमारा खेत खराब हो जाता है, लवणता बढ़ जाती है। ठीक है ना, जिस कारण से उसमें फसल जो होता है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे देखिए आपके गाँव, मतलब जब आप खेती करते हैं, फसल लगाते हैं, तो आप घर के आसपास उस पे, अगर अभी गेहूं का मौसम है, गेहूं में अगर ज्यादा पानी लग गया होगा तो देखिए उसको काला यानी कि पीला पीला पहले हो जाता है, फिर उसमें थोड़ा सा संघर्ष करते हुए गेहूं बड़ा होता है।
वहां पर अधिक सिंचाई से भी हमारा फसल खराब होता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए प्रस्तुत आरेख में पौधे के तने का एक अनुप्रस्थ काट है, ए में क्या पाया जाता है। यानी कि ये देखिए एक अनुप्रस्थ काट दिया गया आपका, ये पौधे का काटा हुआ भाग है, और इस भाग में क्या पाया जाता है, ये कौन सी भाग है, ये पूछ रहा आपसे। ठीक है, तो ये आपका फ्लोएम का एक भाग है। ठीक है ना, हम समझते हैं कि फ्लोएम का काम क्या है। फ्लोएम का काम क्या है मेरे भाई, फ्लोएम का काम है जो भोजन होता है, ठीक है ना, जो पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है उसका हस्तांतरण करना होता है। क्या होता है, उसका हस्तांतरण करना होता है। ठीक है ना, यानी कि पौधे के विभिन्न भागों में भेजना होता है, विभिन्न भागों में भेजना होता है। ठीक है, कौन भेजता है, फ्लोएम भेजता है। जो पत्तियां स्टार्च बनाती है, ठीक है ना, उनको यानी कि जो स्टार्च बनाती है उसको कौन भेजता है, तो फ्लोएम भेजता है। वहीं पर जो जल है, जो खनिज लवण, जड़ से जो खनिज लवण और जल को अवशोषित किया जाता है उसको हस्तांतरित कौन करता है, पत्तियों तक कौन पहुंचाता है, जाइलम। कौन पहुंचाता है, जाइलम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है, जल का हस्तांतरण करना। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाता है। डॉक्टर क्या करता है, स्प्रिट लगाता है। देखे होंगे जब आपको सुई लग रहा होता है तो उससे पहले रुई में भिगो करके ऐसे ऐसे किया जाता है। ठीक है, और वहां पर जहां पर सुई दिया जाता है, रुई से भिगो करके ऐसे किया जाता है, तो वहां पर ठंडक लगती है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ठंडा ठंडा लग रहा है ना, ठंडा फील होता है। तो स्प्रिट लगाते समय यानी कि हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्योंकि ये हमारी जो त्वचा है ये ठंडक क्यों महसूस करती है। आप एक चीज प्रयोग सुने होंगे कि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो मटके में पानी रखा जाता है। किसी में मटके में पानी रखा जाता है। ठीक है, और इस मटके का पानी बहुत ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है, तो वाष्पीकरण के कारण ये अत्यधिक ठंडा होता है। तो हमारा शरीर जो अंदर से तापमान, हमारे शरीर में अंदर ताप है, तो ताप पा करके जो होता है वो स्प्लिट यानी कि वाष्पीकृत हो जाता है। क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, और जो वाष्पीकृत होता है तो वहां वो ठंडक हमें महसूस होती है। ठीक है, देखिए कह रहा त्वचा में मौजूद बैक्टीरिया को स्प्लिट नष्ट कर देता है, बिल्कुल नहीं। स्प्लिट कम तापमान पर है, बिल्कुल नहीं। स्प्लिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। स्प्लिट जो हमारे शरीर से क्या होता है, ताप पा लेता है और वो वाष्पीकृत हो जाता है। अगर जल आप गर्म करते हैं तो जल क्या होता है, वाष्पीकरण होने के कारण वो ऊपर उठता है ना, और वो उड़ जाता है गैस बन करके। उसी प्रकार ये वाष्पीकृत होकर के ऊपर उड़ जाता है और वहां पर जो हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसे किस और अन्य नाम से जाना जाता है। तो क्या जूल से, तो जूल किसका है, कार्य का। ठीक है ना, किसका, कार्य का। न्यूटन बल का एसआई मात्रक, ठीक है ना, बल का एसआई मात्रक। हर्ट्ज आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति। पास्कल दाब। तो यहां पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जूल का कार्य, न्यूटन बल, हर्ट्ज आवृत्ति और पास्कल दाब। ठीक है, इतना चीज समझ गए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि कोलाइडी मिश्रण, क्या कोलाइडी मिश्रण के कण की माप होती है। जो कोलाइडी मिश्रण होता है, सबसे पहले हमको समझते हैं कोलाइडी मिश्रण है क्या। तो कोलाइडी मिश्रण जो है ये एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, विषमांगी। ठीक है ना, ये कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण है। क्या इसको आप नग्न आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, इसको खुली आंख से नहीं देखा जा सकता है, आंख से नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप लोग सुनेंगे, टिंडल प्रभाव, है ना। ये कोलाइडी विलयन का, ये कोलाइडी मिश्रण का एक प्रकार होता है, टिंडल प्रभाव। जब देखते होंगे कि आपके छत से या आपके वेंटिलेटर से जो प्रकाश आते रहता है उसके साथ देखिएगा धूल कण उड़ रहा होता है ना। धूल कण जब उड़ रहा होता है उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या चीज, वो कोलाइडी कण को क्या करता है, पूरा पूरी बिखेर देता है, उस प्रकाश डालकर उस पर पूरा पूरी बिखेर देता है, उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो इसका जो आकार होता है वो यानी कि 10 का पावर -7 से लेकर के 10 का पावर -5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 का पावर -7 से 10 का पावर -5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कोलाइडी मिश्रण कैसा मिश्रण है, तो ये विषमांगी मिश्रण है। इसको खुली आंखों से नहीं देखा सकता, ठीक है ना, नहीं देखा जा सकता। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डैश एक जेली जैसी पदार्थ है, डैश एक जेली जैसी पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। किसके अंदर, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है।
क्या सेल सैप है, क्या साइटोप्लाज्म है, या कार्योप्लाज्म है, या माइटोकॉन्ड्रिया है? तो भाई मेरे इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। ये कैसा है? तो ये एक जेली जैसी संरचना होती है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाया जाता है। कहां पर? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है इसको कहा था पावर हाउस, है ना? क्या कहते हैं इसको? पावर हाउस। ठीक है ना, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है इसको। इसका काम क्या होता है? शोषण करना होता है। क्या करता है? ये शोषण करता है। ठीक है ना, शोषण क्रिया महत्वपूर्ण भाग लेता है ये कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहता है? पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहता है इसको? पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी इसका भी और भी अन्य काम है। ठीक है ना, अब ये यानी कि जो हम भोजन का शोषण करते हैं, भोजन करते उससे ऊर्जा लेकर के ये एटीपी के रूप में संचित करते हैं। किस रूप में? एटीपी के रूप में संचित करती है। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न, जो एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आप लोग इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था अनेक उनके डैश के आधार पर है। समूह में बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है। ऊर्ध्वाधर कॉलम में परमाणु संख्या का बढ़ना, क्षैतिज पंक्तियों में परमाणु संख्या का बढ़ना, आवर्त में बढ़ते परमाणु। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है 1913 में मोसले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उनसे पहले मेंडलीव का आवर्त सारणी था, उन्हीं को मोसले साहब ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये किस रूप में इसको जो व्यवस्थित किया गया, किस रूप में? क्या समूह बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में? बिल्कुल नहीं। क्या ऊर्ध्वाधर कॉलम में परमाणु संख्या को बढ़ाना? बिल्कुल नहीं। क्षैतिज पंक्तियों में परमाणु संख्या बढ़ाना, ये सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो क्षैतिज पंक्तियों में क्या होता है? परमाणु संख्या का बढ़ाना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की व्यवस्था कैसी है? तो क्षैतिज पंक्तियों में परमाणु संख्या का बढ़ाना। मेरे भाई आप लोग बताइएगा कि तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में वर्तमान में तत्वों की कुल संख्या 118 है। 118 है। ठीक है, इसमें से 89 जो होते हैं वो धातु होते हैं। धातु की संख्या कितनी है? 89 धातु है। अधातु कितनी है? अधातु है आपको 22 अधातु है। और वहीं पर उपधातु की संख्या कितनी है? 7 उपधातु है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 118 है। धातु कितना है? 89 है। अधातु कितना है? 22 है। और उपधातु कितना है? 7 है। ठीक है, धातु अधातु उपधातु ये आवर्त सारणी में दर्शाया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, देखते हैं कि किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा है तब वेग होगा। यानी कि ग्राफ जो एक सरल रेखा में है तब वेग कैसा हो सकता है? जैसे हम दो ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक ग्राफ हुआ, ठीक है ना, ये भी एक सरल रेखा में है, और एक ग्राफ बनाते हैं जो कि समानांतर रेखा में है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये है रेखा, ठीक है, ये जो रेखा है यहां पर तो शून्य होगा। यानी कि ये दर्शा रहा है कि कोई भी पदार्थ यानी कि कोई भी वस्तु गतिमान वस्तु है, लेकिन यहाँ पर ये विरामावस्था में, किस अवस्था में? तो यानी कि इसकी जो वेग होगी वो कैसे होगी? शून्य होगी। लेकिन यहाँ पर ये गतिशील होगी। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि शून्य हो भी सकता और शून्य नहीं भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। शून्य हो भी सकता और शून्य नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार का ऊर्जा का विकास किया जाता है? किस क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। मेरे भाई उष्णकटिबंधीय जहां पर गर्मी अधिक होगी, धूप सीधा पड़ेगा, तो वहां पर जैसे देखिएगा, हम एक ग्लोब बनाकर समझाते हैं। यहाँ पर एक विषुवत वृत्त होता है जो पृथ्वी को अलग अलग यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री होता है अक्षांश रेखा, यानी कि इसको कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। इस दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो होगा, सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधा पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश हमेशा क्या होगा? सीधा पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक गर्म होगी। तो जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है ज्वारीय ऊर्जा होगी क्या? नहीं होगी। सौर ऊर्जा होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कैसी ऊर्जा होगी? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूं ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं।
वसा और तेल के जो ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं इसको? विकृत गंधिता। अब ये विकृत गंधिता क्या होता है? आपने लेज खाया होगा, यानी कि चिप्स खाया होगा, कुरकुरे खाया होगा, है ना, मंच खाया होगा, तो उसमें जो होता है कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। जो खाद्य पदार्थ होता है, ठीक है ना, उसके पैकेट में, खाद्य पदार्थ के पैकेट में, खाद्य पदार्थ के पैकेट में, खाद्य पदार्थ के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसका काम क्या होता है? नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है? तो ये जो अगर नाइट्रोजन गैस नहीं भरी जाएगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जो है वसा के साथ क्या कर लेगा? वो अभिक्रिया कर लेगा और वो खाद्य पदार्थ को तुरंत खराब कर देगा, है ना। तो उसी खराब को रोकने के लिए, खराब होने से रोकने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ना। देखते हैं, हम लोग खरीदते हैं 5 रुपए का लेज खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, तो होता है छोटा सा, लेकिन पूरा फुला इतना बड़ा बड़ा होता है ना। हम लोग सोचते हैं कि पूरा भरा होगा, लेकिन भरा नहीं होता है। उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। किस लिए? तो उसको विकृत गंधिता से बचाने के लिए, यानी कि उसको खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है। अब देखिए जंग लगना है, यहां भी ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, ठीक है, यहां भी ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, तो इसको जंग लगना कहेंगे। यहां पर इसको नमी चाहिए जंग लगने के लिए, ठीक है ना। इसको जसद लेपन द्वारा दूर किया सकता है, इसको जसद लेपन द्वारा, ठीक है ना, उस पर परत चढ़ाई जाती है। और उसका प्रकाश संश्लेषण, यहां भी ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण, यहां पर ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन यहां पर बनता है, ठीक है। चलिए, तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा? विकृत गंधिता। इसका सेंसर क्या हो जाएगा? विकृत गंधिता। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए, किस चीज को? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का, किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है? तो आपको यह अच्छा से याद होगा, सीधा सीधा याद होगा कि ये नरम लोहा के क्षण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। किस चीज का? नरम लोहा के क्षण का प्रयोग किया जाता है। किस चीज में? तो ये विद्युत चुंबक बनाने में, विद्युत चुंबक बनाने में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये पीतल जो होता है, ये दो चीज से मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। ये किस से? तो तांबा और जास्ता से। किसी से? तांबा और जास्ता से मिलकर के बना होता है। तांबा और जास्ता से मिलकर के बना होता है कौन चीज? पीतल, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं, इस्पात का भी प्रयोग हम लोग बर्तन बनाने में, ठीक है ना, घर में साज सज्जा में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। पीतल का तार भी बनता है ना, जो वायर है वो तार भी बनता है पीतल का, ठीक है। तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा? नरम लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकता है, यानी कि जिनको दूरदृष्टि दोष हो जाती है वो कैसी वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो जैसे जिसको दूरदृष्टि दोष होगा वो वैसी वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। अब ये यहाँ पर विपरीत होता है। हम लोग ये सोचेंगे कि दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप देख सकता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है ना। तो यहां पर क्या? तो दूर दृष्टि दोष है तो वो क्या, यानी कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अच्छा, यानी कि एक सामान्य जो दूरी होनी चाहिए वो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, इसका जवाब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यानी कि जो हमारे निकट, यानी कि नेत्र का, है ना, ये नेत्र का सामान्य दूरी, ठीक है ना, नेत्र का सामान्य दूरी कितना होना चाहिए, सामान्य दूरी कितना होना चाहिए, इसका जवाब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि एक देखने के लिए सामान्य दूरी कितनी होनी चाहिए, स्पष्ट निकटतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि अगर किन्हीं को दूर दृष्टि दोष होता है तो इसको किस प्रकार के लेंस, ठीक है ना, किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर करने के लिए, किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है इसको दूर करने के लिए, ठीक है। इसका भी जवाब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध आया कहां से है? प्रतिरोध को आर से इंगित किया जाता है। आपको याद होगा ओम का नियम, किस चीज का? ओम का नियम। यहां पर क्या होता है? ओम का नियम यहां पर क्या होता है कि V बराबर, यानी कि विभवांतर बराबर, यानी कि धारा इंटू प्रतिरोध होता है, यानी कि I इंटू V होता है, I इंटू V होता है, सॉरी I इंटू R होता है, यानी कि प्रतिरोध होता है। अब यहां से पूछा क्या? प्रतिरोध बराबर, तो R क्या प्रतिरोध है, तो ये I किस चीज में गुना में किस चीज में हो जाएगा? भाग में। तो R बराबर क्या हो जाएगा?
V बट्टा I, V बट्टा I। देखिए आपको ऑप्शन में कहां पर है, पहला नंबर में कि R बराबर V बट्टा I, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, R बराबर V बट्टा I। R क्या है, प्रतिरोध है, V क्या है, विभवांतर है, और I क्या है, धारा है। ठीक है, I क्या है, धारा है। समझ गए, तो R बराबर V बट्टा I या I बराबर यानी कि V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR। ठीक है, इतना चीज समझ गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि 1785 में किसने प्रत्येक जीव के नामकरण की द्विपद, क्या चीज, द्विपद नामकरण नामक प्रणाली प्रस्तावित की थी। द्विपद यानी कि दो नाम होगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग मनुष्य, तो हमारा जो रासायनिक नाम है ना, वो क्या है, हमारा होमोसेपियंस है ना। इसमें दो चीज होता है, एक तो आपका जात होगा, ठीक है ना, और एक आपका वंश होगा। दो चीजों का, एक आपकी जात होगी और एक आपका वंश हो जाएगा। तो इसको किसने दिया था, तो यानी कि कार्ल लिनियस यानी कि लिनियस ने दिया था, कार्ल लिनियस ने दिया था। इनको आधुनिक वर्गीकरण का, क्या चीज, आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, किनको, यानी कि लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, इन्होंने द्विपद पद्धति दी थी, यानी कि इन्होंने सजीव को द्विपद पद्धति दी थी। ठीक है, एक और नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सजीवों को 5 जगत में किसने बांटा है, 5 जगत में किसने बांटा है, 5 जगत में किसने बांटा है। तो आपको याद होगा, हिव टेकर महोदय ने, क्या, हिव टेकर महोदय ने सजीवों को 5 जगत में बांटा है। वो 5 जगत कौन कौन सा है, तो आपको पता है, प्रोटिस्ट, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ये 5 जगत में किसने बांटा है, हिव टेकर महोदय ने 5 जगत तक बांटा है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और जो द्विनाम पद्धति किसने दी थी, तो कार्ल लिनियस ने दिया था। ठीक है ना, तो वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाएगा, तो कार्ल लिनियस को कहा जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि अगर हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड हो, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अब इसका जो सूत्र होता है वो होता है v इंटू टी अपॉन v इंटू टी अपॉन 2। यानी कि v मतलब क्या होता है, वेग होता है, और t मतलब समय अंतराल होता है ना। यहाँ पर वेग कितना दिया गया आपको, 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड गुना जो समय अंतराल होता है 1/10, 1/10 बट्टा में 2, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 33/2 बराबर यानी कि 16.5 मीटर। देखिए 16.5 मीटर है आपका सी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा 16.5 मीटर। ये डीएलएड एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन इस प्रकार का। जो बिहार पुलिस एग्जाम होता है उसमें भी सेम क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। हम भी बिहार पुलिस में रिटन क्वालिफाई है। ठीक है, इस कारण से हमने क्वालिफाई किया था, तो इसी तरह से क्वेश्चन वहां पर ही पूछा जाता था, हमने हल किया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ, क्या चीज, मृदा में पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ, निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं, निम्न में से किसको पुनर्स्थापित किया जाता है। जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने में अम्लीय होता है, यानी कि जो क्या हो जाएगा, रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक उर्वरकों का अगर निरंतर हम प्रयोग करते हैं तो हमारा मिट्टी कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। हमारा मिट्टी कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो इसका सेंस हो जाएगा पीएच। हमको कौन बताएगा, पीएच बताएगा। अगर 7 से कम हो जाता है तो अम्लीय, अगर 7 से अधिक होता है तो क्षारीय। ठीक है, तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा, पीएच इसका सेंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य, हमारी आपकी जो स्वस्थ मनुष्य है उसकी रक्तचाप कितनी होनी चाहिए, 120/80 होनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, 120/80 हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा जो पंप होता है, हमारा जो यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कैसा होना चाहिए, 120/80। स्वस्थ मनुष्य में 120/80 होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि समजात अंग है। समजात मतलब क्या होता है, समान चीज दिखने वाला, है ना। आपको दिखेगा समान लेकिन काम करेगा समान नहीं। उसकी संरचना समान दिखेगी लेकिन काम क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। संरचना समान होगी लेकिन काम उसका क्या होगा, अलग अलग होगा। देखते हैं ऑप्शन में, समान संरचना होती है लेकिन समान काम नहीं होता है, इसका काम क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। भिन्न संरचना नहीं, समान संरचना होती है, भिन्न कार्य तो होता है, भिन्न कार्य होता है। भिन्न संरचना समान कार्य नहीं, समान संरचना भिन्न काम होगा। यानी कि जो, जैसे देखिएगा उदाहरण में, हमारा दांत और हाथी का दांत
संरचना तो समान है लेकिन काम क्या है, अलग अलग है। वो काट नहीं सकता है, ठीक है। जैसे देखिए हमारा हाथ और कुत्ते का अग्र पैर यानी कि आगे वाला पैर, संरचना समान है लेकिन हम लोग हाथ से खाते लेकिन वो चलता है। तो यानी कि जो ये चीज बनावट समान है लेकिन काम क्या अलग अलग है ना। तो आपकी जो संरचना होगी वो समान होगी लेकिन काम क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वो कैसा होगा, समजात। जैसे चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख, है ना, काम अलग अलग है दोनों का लेकिन समजात है, ठीक है ना, लेकिन क्या है, समजात है। हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न और आज का ये लास्ट प्रश्न होने वाला, निम्न में से कौन सी धातु को गहने बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। सोना का तो बिल्कुल किया जाता है, चांदी का भी किया जाता है, प्लेटिनियम का भी किया जाता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लेटिनियम होता है चांदी जैसा ही दिखता है, चांदी जैसा दिखने वाला ये धातु है, ठीक है। ये नवीनतम खोजा गया था, सोना चांदी के बाद भी इसका खोज हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी अब प्रचलित हो चुका है किस चीज में, गहने बनाने के लिए, ठीक है। किस चीज के लिए, गहने बनाने के लिए भी प्लेटिनियम प्रचलित हो चुका है, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो कैसा लगा, अभी तक जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते तो शेयर भी कर दे ताकि ये लाभ उन तक भी पहुंच सके, ठीक है। हम लोग मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो सामाजिक विज्ञान है उसको लेकर के हम लोग आपके समक्ष आएंगे, ठीक है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।